or vibe coding? Vibe coding. Or vibe coding is Vibe coding. vibe coding. Vibe coding. Vibe coding. Or vibe coding. Vibe coding. क्या है वाइब कोडिंग? क्या ये कोई ट्रेंड है या ये नए जमाने कोर्स को रिप्लेस करने वाला है? लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे वाइब कोडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसानात क्या है, और एंड में हम डिस्कस करेंगे किन लोगों को वाइब कोडिंग करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। लेट्स गो। What is vibe coding? Vibe coding is a new way to write a code जिसमें आप खुद कोड नहीं लिखते, आपके लिए कोड लिखते हैं AI टूल्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक टू डू लिस्ट ऐप बनवाना है तो आप सिंपली कहोगे राइट अ टू डू लिस्ट ऐप फॉर मी, और वो आपको एक टू डू लिस्ट ऐप का कोड दे देगा। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अब आपको सिंटैक्स के पीछे नहीं भागना, अब आपको सेमीकोलन के पीछे नहीं भागना, अब आपको जस्ट सोचना है। आपके लिए कोड लिखना है एआई ने। यू आर नॉट अ कोडर नाउ, यू आर अ डायरेक्टर। आपने सोचना है, कोड लिखना है एआई ने। स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2022 जब चैट जीपीटी आया, सब कुछ बदल गया। लोग सिर्फ आंसर्स ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट ही चैट जीपीटी से बनवाने लगे। गिटहब कोपायलट, रिप्लिट एआई, ऐसे टूल्स बहुत तेजी से डेवलपर्स की दुनिया में दाखिल हुए। एंड देन इट लीड्स to the birth of vibe coding. How to do vibe coding? There are several tips that I am giving you to do vibe coding. Number one is mind. आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके जहन के अंदर कोई ख्याल आया, पहले आप अपने आप को समझाएं कि मुझे ये मेरा ख्याल है, मुझे इसके बारे में कोड चाहिए। नंबर टू इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी अभी जो आपने खुद को समझाया वो समझाना है एआई को थ्रू प्रॉम्प्ट्स, which is called prompt engineering. Prompt engineering is itself a skill, but still आप जितनी ज्यादा चैट जीपीटी से बात करोगे, जितनी ज्यादा उससे दोस्ती करोगे, उतना वो बेहतर आपको रिजल्ट देगा। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है। मेरा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है कि हाँ, मेरा माइंड सेट है कि मुझे एक लॉगिन पेज ही बनवाना है। अब नंबर टू, इसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। हम कोई भी एआई टूल यूज कर लेंगे जो आपको पसंद हो। मैं मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ। चैट जीपीटी मोस्टली सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं उसको जाके एक प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वांट अ लॉगिन पेज। नो, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते कैसे? हम इसे कहेंगे राइट अ लॉगिन पेज फॉर मी इन रिएक्ट एंड टेलवेयर। इट शुड हैव अ चेकबॉक्स, इट शुड हैव अ लॉगिन बटन, इफ लॉगिन फेल इट शुड थ्रो एन एरर। अब चैट जीपीटी आपको कोड दे देगा, यकीनन उसके अंदर बग्स होंगे। बग्स को निकालने के लिए आप कुछ एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, बट स्टिल उसके अंदर बग रह जाते हैं। इंसान होता है, तो आपको अपने माइंड के थ्रू उसे निकालना होता है। तो अगर आपको पहले कोडिंग आती होगी तो ही आप उन बग्स को निकाल सकेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए। आप सिंपली उस कोड को VS कोड के अंदर जाके पेस्ट करेंगे और आपका लॉगिन पेज रेडी हो जाएगा। सो द क्वेश्चन राइज फ्रॉम हियर इज दैट, क्या एआई कोडर्स को रिप्लेस कर देगा? तो इसका आंसर है यस एंड नो। मतलब कर भी देगा, नहीं भी करेगा। कौन से डेवलपर रिप्लेस हो जाएंगे? वो डेवलपर जिन्हें बिल्कुल बेसिक कोई लैंग्वेज आती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, वो तो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि इतना काम तो एआई कर लेता है। कौन से डेवलपर रिप्लेस नहीं हो सकते? वो डेवलपर जिन्हें पता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और छोटे मोटे डेवलपर्स का काम तो एआई कर लेगा, लेकिन वो गलती भी करेगा, उन बग्स को निकालेगा एक सीनियर डेवलपर जिसे पता है बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। तो अब वो छोटे मोटे काम जो उनके लिए जूनियर डेवलपर्स करते थे, अब वो करेगा एआई और उन्हें वो यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो फाइनल आंसर ये है कि आप खुद को टॉप 1% कोडर के अंदर लाओ, अपनी स्किल को एनहेंस करो और वाइब कोडिंग यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ाओ। नाउ टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ वाइब कोडिंग। रिपीट प्रोटोटाइपिंग, जैसे पहले हम किसी ऐप को बनाने के लिए 1 महीना लगाते थे और अब हम एक ऐप को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे लगाते हैं। तो ये फायदा हुआ वाइब कोडिंग का। अब जैसे मिसाल के तौर पे पहले लोग पैदल सफर किया करते थे, घोड़ा गाड़ियों पर सफर किया करते थे, फिर उसके बाद ट्रेन आई और अब एरोप्लेन्स के अंदर, तो किस कदर टाइम सेव हो रहा है। तो वाइब कोडिंग इज अ गुड सोर्स टू सेव योर टाइम। नंबर 2 इज एक्सेसिबिलिटी। नॉन कोडर्स, लोग जिन्हें बिल्कुल भी कोडिंग का इल्म नहीं होता, वो छोटे मोटे एप्स बनवा सकते हैं, थोड़ी बहुत कोडिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाइब कोडिंग के थ्रू कोई वेब डेवलपर बन जाएंगे या कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि वाइब कोडिंग के थ्रू वो कोडिंग का टेस्ट ले सकते हैं। टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ वाइब कोडिंग। नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग। समटाइम आप एआई को सही तरह से प्रॉम्प्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो आपको गलत कोड देता है और एआई जनरेटेड कोड आपको समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 इज डीबगिंग। जो कोड आपको एआई देगा लाजमी तौर पे उसके अंदर बग्स होंगे। समटाइम आप एआई टूल्स का यूज करके बग्स निकाल सकते हो, बट स्टिल इसके अंदर बग रह जाएंगे, वो आपको अपने जहन से निकालने होंगे। जब आपको कोडिंग ही नहीं आएगी तो आप उसके लिए उसके बग्स कैसे निकालोगे? देन इट विल राइज एज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। नंबर 3 इज डिपेंडेंसी। जब आप एआई टूल्स का बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आपकी लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। आप जस्ट कॉपी और पेस्ट करोगे, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। आप नई चीजें
नहीं सीख सकते। तो ये थे वो लिमिटेशंस जो आपकी कोडिंग जर्नी को इफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सब कुछ बताया कि वाइब कोडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बेसिकली आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर ही कोड जनरेट करवा रहे हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम इसी को ही वाइब कोडिंग कह रहे हैं। तो मेरी पूरी वीडियो का निचोड़ इधर से शुरू हो रहा है। कंप्लीट वीडियो जरूर देखना और फाइनल एडवाइस सुने बगैर बिल्कुल मत जाना। देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली इफेक्टिंग थ्रू वाइब कोडिंग। नंबर 1, ऐसे लोग जिन्हें CS और IT का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो जस्ट क्या करते हैं, कोई भी AI टूल यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ChatGPT यूज कर लिया, क्योंकि ChatGPT बहुत ज्यादा इन है, आम लोग भी उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो ChatGPT पे जाएंगे, कोई भी एक कोड लिखेंगे, उसे पेस्ट करेंगे और वो कहेंगे लीजिए हम भी कोडर बनेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक छोटी सी गेम बनवा ली और उसके बाद वो कोडर बन जाएंगे और खुद वो कोडर कहने लगेंगे। हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इन लोगों से तो खैर हमारा कोई कंसर्न भी नहीं है। नंबर 2, सीनियर डेवलपर्स। सीनियर डेवलपर AI टूल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक विंडसर, कर्सर। ये टूल्स तो खैर मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो वो यहाँ से कोड लिखवाते हैं और उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जाहिर है वो सीनियर डेवलपर है, तो उन्हें मेरे नॉलेज की तो कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से मेरा कंसर्न नहीं है। नंबर 3 इज अपकमिंग डेवलपर्स। अपकमिंग डेवलपर्स हम कह सकते हैं वो लोग जो अब इंडस्ट्री के अंदर आए हैं या कोडिंग सीख रहे हैं या अंडर ग्रेजुएटेड है। यही वो लोग जो सबसे ज्यादा वाइब कोडिंग से इफेक्ट होते हैं और यही हमारी वीडियो का मेन कंसर्न है। ये सब स्टूडेंट और सबसे ज्यादा यही वाइब कोडिंग से इफेक्ट हो रहे हैं। इसके बारे में मैं जरा डिटेल से बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्रोग्रामिंग का मकसद समझे। प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है? प्रोग्रामिंग का हरगिज ये मकसद नहीं कि उसे इंप्लीमेंट करना है मुंह उठा के, नहीं। प्रोग्रामिंग का मकसद है उसको सीखना। इंप्लीमेंटेशन का पार्ट तो बहुत बाद में आता है। प्रोग्रामिंग सीखने का एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं सोल्व करने के लिए। इसका मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन किसी से सोल्व नहीं हो रहा इसलिए आपसे सोल्व करवा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को कैसे सोल्व करते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, लोग HTML को सीखते हैं। HTML तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, बल्कि अभी से नहीं बहुत पहले से हो जाती है। लोग CSS सीखते हैं, स्टाइल शीट सीखते हैं, बल्कि अब तो वर्डप्रेस आया हुआ है, वो आपको टेम्पलेट्स देता है। फिर ये सब सीखने की क्या जरूरत है? देखिए, इसको सीखने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप इन्हें यूज करके कोई चीज बनाए। इनको सीखने का मकसद ये है कि आप इसका स्ट्रेंथ सीखें, आपको ये पता चले इसकी वीकनेसेस क्या है, आप इसको डीप स्टडी करें। देखिए, मैं इस चीज को एक और एग्जांपल के साथ सोल्व करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मोस्टली 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, CS को और IT को। तो ये पढ़ाने की जरूरत क्या है? एक बंदा वो है जिसने जिंदगी भर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, वो भी इंडस्ट्री के अंदर चल सकता है, IT की फील्ड के अंदर चल सकता है। फिर ये पढ़ाने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदा वो है जिसने DSA किया हुआ, एक बंदा वो जिसने DSA नहीं किया। अगर इन दोनों को हम आमने सामने खड़ा कर देना तो उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। वो फर्क इसलिए है क्योंकि एक को प्रॉब्लम सोल्व करना था, उसे पता है कि बड़े प्रॉब्लम को हमने किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और उसके बाद उसे सोल्व करना है। देखिए, अब आपने ट्रीज पढ़े हो, लिंक लिस्ट पढ़े हो, शायद हम कभी जिंदगी में इसे इंप्लीमेंट ना करें, फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे ब्रेन को रिहर्सल मिले, हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज मिले कि हमने किस तरह प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देखिए, जब आप यही नहीं करेंगे, आप जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे, तो आपकी कोडिंग का कितना नुकसान होगा। देखिए, अब आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी कि मैं क्यों ये बात करूं कि आपको वाइब कोडिंग यूज नहीं करनी चाहिए। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं होता कि भाई ये सवाल सोल्व नहीं हो रहा। इसका मकसद ये होता है कि हम आपसे सोल्व करवाना चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। और अगर आप उस काम को ChatGPT से करवाते हो, उसका मकसद यही हुआ। बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे आपने अपनी असाइनमेंट किसी और स्टूडेंट से करवा ली। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर हम ChatGPT को सवाल दें और उसके बाद समझ के सोल्व करें, अगेन ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप समझ के करें। अब मिसाल के तौर पर हम बचपन से 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? ऐड, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे हैं, जबकि बहुत अच्छे कैलकुलेटर आए हैं। हमें तो ये चीजें सीखने की जरूरत नहीं। अगेन, ये चीजें सीखने की जरूरत है, ये इसलिए सीखने की जरूरत है ताकि हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हो, ताकि हमें प्रॉब्लम सोल्विंग आए, हमें पता चले कि यार जमा करते कैसे हैं, ऐड होता कैसे, सब्ट्रैक्शन होता कैसे। इसका हरगिज ये मकसद नहीं होता कि जब भी आपसे कोई प्लस माइनस करवाए तो बस आपने हाथ से कॉपी पेन यूज करना। नहीं, एक स्टेज आता है जब आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह लोग बाजू का कह रहे होते हैं कि भाई सीनियर डेवलपर को जो है ना AI रिप्लेस नहीं कर सकता, वाइब कोडिंग रिप्लेस नहीं कर सकता। तो शायद वो सीनियर डेवलपर आए कहां से? कोई आसमान से तो उतर के नहीं आए, वो ऐसे ही हुए कि वो स्टेप बाय स्टेप वो एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू वो पहुंचे, उसके बाद वो सीनियर बने और अब वो वाइब कोडिंग को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो वाइब कोडिंग को यूज बिल्कुल भी ना करें ना। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वाइब कोडिंग, कि वाइब कोडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि वाइब कोडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका इस पे क्या टेक है, आप क्या समझते हैं, वाइब कोडिंग बेहतर है या नहीं? और हाँ, कोड और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और कोड करो।